हेलो एवरीवन। इंडिया को ऑफन क्रिटिसाइज किया जाता है एज अ सॉफ्ट पावर। डोमेस्टिक लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं एंड फॉरेन लेवल पर अपनी बात मनवा नहीं पाते थे। बहुत सारे ब्लंडर्स हुए, अक्साई चिन, कश्मीर एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन अब इंडिया इन क्रिटिसिज्म से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वी आर असर्टिंग आवरसेल्व्स इकोनॉमिकली एज वेल एज मिलिटरीली, बी इट डोकलाम, बी इट लद्दाख गलवान क्लैशेस एंड सो ऑन। और ये आज की एक रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। दिस इज बाय लोवी इंस्टीट्यूट विच इज बेस्ड इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ये एक रिपोर्ट जारी करते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2024, जिसमें एशिया की अलग अलग कंट्रीज के पावर को मेजर करता है, फ्रॉम पाकिस्तान till the easternmost countries as well as USA, because USA is an important stakeholder in Asia, right? अब इसमें ये बताते हैं इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया, और मिलिटरीली इंडिया जापान और रशिया को भी पीछे छोड़ चुका है। अब इस टाइप की रिपोर्ट्स ऑफन सब्जेक्टिव इन नेचर होती है। जो इंस्टीट्यूट का इन्फ्लुएंस है वो रिपोर्ट्स पर आता ही है। जैसे अगर कोई चाइना बेस्ड इंस्टीट्यूट होगा तो वो चाइना को नंबर 1 पे दिखा देगा। वैसे ये इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, इट इज न्यू लिबरल, इट इज प्रो वेस्ट, थोड़ा सा सेंटर राइट है। तो ऑब्वियसली इसने इंडिया की पावर को थोड़ा ओवरमाइन करके दिखाया होगा। बट ये जो राइजिंग पावर है उसको मैं और आप भी तो विटनेस कर पा रहे हो। नॉट जस्ट दिस, वेस्टर्न पैसिफिक में, एशिया के स्फीयर में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी कंट्री कैसे कैसे अपनी इक्वेशंस देख रही है, किसका क्या हाल है और इससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया को क्या करना चाहिए। वी शुड लुक एट ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स। और ये सब डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप पटना या बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप पटना सेंटर को विजिट कर सकते हैं एनी टाइम। नया ओपन हुआ है, आपको काउंसलिंग मिल जाएगी रिगार्डिंग यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी। अलॉन्ग साइड दैट करोल बाग में हमारी इंग्लिश मीडियम की फाउंडेशन की बैच चलती है, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की बैच चलती है, और प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैच रन करती है। दिस इज नॉट जस्ट फाउंडेशन, इट्स एक्चुअली अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसमें सी सैट, एसे, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सारी चीजें हैं। आपको बस एक चीज करनी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर लेना है। लाइकवाइज अनअकैडमी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो आप बेटर अपडेट्स के लिए, कंटेंट के लिए। अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर आप क्लिक कर सकते हो। इनफैक्ट आप सेंटर विजिट कर लो, अगर दिल्ली में हो तो करोल बाग या मुखर्जी नगर, और प्रयागराज में हो तो प्रयागराज सेंटर, सो दैट यू कैन हैव एन कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया पूरा। और अगर नहीं कर सकते तो आप ये नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हो फॉर फर्दर इंक्वायरी। तो ऐसा कहा जा रहा है इंडिया ने रशिया और जापान को भी पीछे छोड़ दिया। क्यों? रशिया तो वॉर में बिजी है, अब मिलिटरीली दे हैव रिजन। पुतिन हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर दिस रशिया यूक्रेन वॉर। जिस तरीके से इन्होंने रशिया को हैंडल किया बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दो, और पुतिन के काफी नए नए एसेट्स निकल के आ रहे हैं रिसेंट टाइम पीरियड्स में। लेकिन इकोनॉमिकली दे आर स्टिल वालनरेबल। एंड जापान की इक्वेशन तो हम देख ही लेंगे कि कैसे जापान डिक्लाइन कर रहा है। जापान में मेजोरिटी पॉपुलेशन इज नाउ एजिंग। एक टाइम पीरियड पर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसके बहुत जल्द ये लोग एज करने लग गए। अब इनकी कॉम्पिटिटिव एज इसलिए लूज होती जा रही है बिकॉज डिपेंडेंस कहीं ज्यादा है डोमेस्टिक पॉपुलेशन में, और इंडिपेंडेंस कमाने वाले हाथ बहुत कम है। तो सोशल सिक्योरिटी और पेंशन के बर्डन से ये लोग थकते जा रहे हैं, एंड दैट्स वाई कंपेयर टू चाइना, ताइवान, कोरिया, ये जापानीज पीछे होते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब ऐसा नहीं है जापान मिलिट्री पावर में कुछ नहीं कर रहा है। जापान मिलिट्री पावर के रिगार्डिंग अपने आर्टिकल 7 को अमेंड कर चुका है। फिलीपींस के साथ मिलकर ये लोग रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट को भी साइन कर चुका है। अगर चाइना, जापान या फिलीपींस किसी को भी थ्रेटन करते हैं तो दोनों कंट्रीज अपने आइलैंड्स और अपने रिसोर्सेज को, अपने लॉजिस्टिक्स को शेयर कर सकते हैं फॉर द कंसर्न्स। सो दे आर ट्राइंग टू टेक स्टेप्स, लेकिन ये स्टेप सफिशिएंट नहीं है जापान के राइस को अरेस्ट, एक तरीके से जापान के राइस को मेंटेन करने के लिए। एंड दैट्स वाई इंडिया इज राइजिंग। बट प्रॉब्लम यह है इंडिया थोड़ा स्लो राइज कर रहा है बिकॉज हमारे कंसर्न्स ही यूनिक है, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी विच हैज टू हैंडल एवरीथिंग। वी हैव ग्रेट डाइवर्सिटी विद आर डेमोक्रेसी ऑल्सो। तो अगर हम मिलिट्री पावर में राइज करते हैं तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बीच में आते ही हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स या इन्वेस्टमेंट्स हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बावजूद कुछ ना कुछ कंसर्न्स रहते ही हैं हमेशा, जैसे जो कल्चर था डीआरडीओ में एंड ऑल ऑफ दैट। अब वी आर ट्राइंग टू चेंज ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इसी के साथ साथ न्यू दिल्ली की जो कैपेसिटी है नियर मलक्का स्ट्रेट, दैट इज वेरी लिमिटेड। देखिए मलक्का स्ट्रेट हर किसी को पता है, ये जो इंडोनेशिया के बीच में यहाँ पर है, दिस इज अ चोक पॉइंट सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया के बीच में फॉर चाइनीज। यहाँ से चाइना का मेजर एनर्जी ट्रेड निकलता है, और यहाँ इसके वेस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। सो इफ यू आर एबल टू क्रिएट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एज परमानेंट एयरक्राफ्ट कैरियर,
यहाँ पर हमारी प्रेजेंस को हम और मजबूत कर पाते हैं, यहाँ पर एक ट्राई सर्विस कमांड भी बेस्ड है। सो वील बी एबल टू इजिली काउंटर द चाइनीज हेजमनी हियर, एंड चाइना की वल्नरेबिलिटी को हम अपने यूटिलाइजेशन के लिए ला सकते हैं, लेकिन दिस इज डिफिकल्ट। अभी कुछ साल पहले एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ने ऐसा कहा था कि आप अंडमान को एक परमानेंट एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह बनाइए, लेकिन यहाँ पर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, बार बार एक्टिविस्ट आ जाते हैं, एंड दैट इज टेकिंग टाइम टू डेवलप, दैट इज वाई इंडिया इज अ बिट स्लो हियर। अब इसी के साथ साथ चाइना को आप देख लो, चाइना के बारे में कहा जा रहा है इट इज नाइदर राइजिंग नॉर डिक्लाइनिंग। चाइना ओवरऑल मिलिट्री टर्म्स में तो राइज हुआ है, मॉडर्नाइजेशन इसने किया है बहुत अच्छे से, पीएलए ज्यादा अपने आप को डिप्लॉय कर सकता है। आज चाइना एक चीज में यूएस के कहीं ज्यादा आगे, यूएस मीलों दूर बैठा है और यूएस अपने आप को उतनी जल्दी मोबिलाइज नहीं कर पाएगा अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है, मान लो ताइवान के वायलेशन होते हैं दोबारा एयर डिफेंस जोन के, लेकिन चाइना ऐसा कर पाएगा। सो दैट इज देयर, चाइना एक चीज में तो एटलीस्ट आगे है, रैपिड मोबिलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द ट्रूप्स। लेकिन वही चाइना कुछ चीजों में पीछे होता जा रहा है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। कैसे भैया, सीपेक का एग्जाम्पल देख लो। once China Pakistan economic corridor was considered as a jewel in this entire belt and road initiative projects, right? लेकिन आज के टाइम पीरियड में सीपेक के पूरे रूट के क्रॉस अननोन गनमैन के टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, चाइनीज इंजीनियर्स की डेथ्स होती हैं, बलूच इंसर्जेंसी हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी पावर खरीद के हमें को पावर महंगे में बेच रहे हो, खैबर पख्तूनवा में ब्लास्ट हो रहे हैं और वहां पर लोकल पुलिस वाले पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम जो सेंटर वाली एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ जाते जा रहे हैं। सो दैट इज देयर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और यही कुछ चाइना के बाकी प्रोजेक्ट्स में दिख रहा है, बट एट अ लोअर लेवल, बहुत ही ज्यादा कम लेवल पर, कि चाइनीज ज्यादा अब नैरेटिव में आ रहे हैं कि चाइनीज आर प्रमोटिंग डेट ट्रैप हेयर। हम्बन तोता का एग्जाम्पल देख लो, अफ्रीका में ऐसे एग्जाम्पल्स देख लो। सो दैट्स व्हाई चाइनीज आर लूजिंग देयर इन्फ्लुएंस, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अब ठीक है, इतनी सारी बातें हमने मान ली, लेकिन फिर भी एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है यूएस की डिक्लाइनिंग नेवल पावर, क्योंकि अभी तक यूएस की जो नेवल पावर थी इसने एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रखा था टू जापान, टू ताइवान, टू साउथ कोरिया एज वेल। लेकिन अब अगर यही पावर डिक्लाइन कर जाएगी तो कौन हेल्प में आएगा चाइना के अगेंस्ट फॉर दीज कंट्रीज, दैट्स अ मेजर कॉज। इसी के साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस ये क्यूआर को स्कैन कर सकते हो फॉर कनेक्टिंग विथ मी फॉर लेक्चर्स एज वेल एज पीपीटीज। सो ये यहाँ पर एक गेम निकल के आ रहा है। दैट्स वाई यूएस का कहा जा रहा है इट्स शिप्स आर हाईली इनएडिक्वेट। पूरे वेस्टर्न पैसिफिक में, पैसिफिक कमांड में यूएस के 250 के आसपास शिप्स होंगे, बट ये शिप्स इनसफिशिएंट है लुकिंग एट द चाइनीज प्रेजेंस एंड द नंबर्स। और ये गजा के वॉर के टाइम पीरियड पे भी प्रोमिनेंट दिखाई दिया था जब हुथीज ने रेड सी पर पूरा अटैक यहाँ पर प्लान्स किए थे, बिकॉज यूएस को अपनी फिर रिसोर्सेज डाइवर्ट करने पड़े थे टुवर्ड्स रेड सी, लेकिन इससे यूएस की सप्लाईज पैसिफिक रीजन में काफी थिन आउट हो गई थी। एंड नॉट जस्ट दिस, ये इनएडिक्वेट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी, और ये बहुत डेकेड्स है, पता है ये बहुत डेकेड्स का रिजल्ट है जो आज यूएस को फेस करना पड़ रहा है इतनी सारी प्रॉब्लम्स, बिकॉज चाइना के थ्रेट को ये ठीक से एनालाइज नहीं कर पाए थे। जब रशिया बना 1990s में, सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ 1989 के आसपास, तब यूएस मजे में आ गया। उसके बाद यूएस ने सोचा चलो भाई अब तो एंड ऑफ हिस्ट्री, अब तो हमारे मजे मजे, अब तो हमें कोई काउंटर करने के लिए है ही नहीं, तो हम डिफेंस बजट्स में कट कर लेते हैं। और इससे इनकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, जिनके पास हाईली कैपेबिलिटी थी सबमरीन्स की, शिप्स बनाने की, वो सारी इंडस्ट्री धीरे धीरे कट डाउन हो जाती है। जब बजट्स में कट होते हैं तो लोगों की सैलरीज कट होती है, लोग जॉबलेस होते हैं, पोर्ट वगैरह में लोग जो काम कर रहे हैं शिप्स बनाने के लिए वो बाहर निकलते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं, और आप एक ओवरऑल जनरेशन जिसकी कैपेबिलिटी आपने डेवलप की थी शिप वगैरह सबमरीन्स बनाने के लिए, उसको आप लूज कर देते हो। एंड यही यूएस के साथ हुआ। अब जब यूएस राइज होने लगा 2011-12 से, तब से दोबारा अमेरिका में कंसर्न्स राइज हुए कि दोबारा अब हमें असर्टिव होना पड़ेगा, विल हैव टू राइज, बट दैट इज नाउ टेकिंग टाइम। और इस वजह से यूएस की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री अभी और टाइम लेगी, एंड दैट्स अ ग्रेट लेसन फॉर इंडिया। बाय द वे, इंडिया के जितने पोर्ट्स हैं, मुंबई तरफ मजगांव डॉक्स लिमिटेड, केरला तरफ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोलकाता तरफ ब्रिटिश टाइम पीरियड का गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इन सबको आपकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और एक बार जब आपने बढ़ा दी, जब इनको इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स असाइन कर दिए, जैसे मजगांव ने फ्रांस के साथ मिलकर प्रोजेक्ट 75 के अंदर कलवाड़ी क्लास सबमरीन्स बनाई थी जो हमने कल देखी थी, वैसे ये हर एक पोर्ट अथॉरिटीज अभी ज्यादा हम इनको डॉक्स वाली जो बॉडीज हैं इनको हम प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं और इनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बार जब ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएं तो हमें इनको और नए प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूसली देने रहते पड़ेंगे, और हमें इनका डिफेंस बजट कम नहीं करना, सो दैट इनकी कैपेबिलिटी, वी डोंट लूज दैट कैपेबिलिटी विच इज गेन्ड बाय देम। एक बार भारत पहले ही ऐसा विटनेस कर चुका है,
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के केस में। सो वी शुड अवॉइड दैट ओवरऑल। और बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है, भारत को अपनी ओवरऑल इकोनॉमिक, मिलिट्री, सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए और कैसे ये पावर बढ़ रही है, इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।